So hello everyone, welcome to the video, and it was the day second of paper 2. और ये आपके पास प्रश्न तीसरा प्रश्न था दैट डू यू थिंक दैट कास्ट परसिस्ट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, कि आज के भारत में कास्ट नामक कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इस चीज़ को क्रिटिकली आपने डिस्कस करना था, यानी कि तथ्य पेश करके, सबूत पेश करके आपने बताना था कि जो कास्ट है वो प्रेजेंट सोसाइटी की प्रेजेंट रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं से भी आगे आने वाले समय में कास्ट कैसी होने वाली है, किस तरह से आपको चीज़ें दिखाई देने वाली हैं, उनके रिगार्डिंग आपने चीज़ों को डिस्कस नहीं करना था। आपने मोबिलिटी के रिगार्डिंग चीज़ों को डिस्कस करना था कि अलग अलग जो फिनोमिनाज आ रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, सेकुलराइजेशन हो रहा है, तो इन चीज़ों के चलते कास्ट कम हुई है, कास्ट का जो प्रभाव है वो कम हुआ है, या फिर आपके पास जो कास्ट का प्रभाव है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर आपने ये क्वेश्चन को डिस्कस करना था, इस क्वेश्चन को लिखना था। ठीक है, हम इंडिया को एज अ होल डिस्कस नहीं कर सकते, खास करके एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में आप इंडिया को एज अ होल डिस्कस नहीं कर सकते। आप सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, आपके पास मॉडर्नाइजेशन होता है, आपके पास अर्बन रूरल कंटिन्यूम है, आपके पास सेकुलराइजेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके चलते जो कास्ट है वो कम होती जा रही है, जो कास्ट का प्रभाव है वो कम होता जा रहा है सोशल लाइफ के ऊपर। इस तरह से कईयों ने क्वेश्चन को बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से लिख दिया। इतना सिंपल ये क्वेश्चन नहीं था। ट्राई टू डिवाइड क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इस प्रश्न को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। पहले प्रभाव देखिए कि रूरल इंडिया में या फिर अर्बन इंडिया में क्या था, फिर उसके बाद आप रूरल इंडिया में प्रभाव दिखाइए। क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ कास्ट की अगर आप बात करें, रूरल इंडिया में अभी तक मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का इतना पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। वहाँ पे जो कि क्लासिक रिजिडिटीज़ हैं कास्ट की, वो अभी तक प्रसिस्ट कर रही हैं। जो अर्बन इंडिया है वहाँ पे जो कास्ट डिवीज़न है, क्योंकि कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, मॉडर्नाइजेशन का ज़्यादा प्रभाव है, सेकुलराइजेशन हो चुका है, तो उस वजह से आपके पास इन अर्बन इंडिया जो कास्ट है वो धीरे धीरे उसकी जो रिजिडिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, सो हम पहले अर्बन इंडिया को डिस्कस करते हैं अर्बन एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, फिर उसके बाद हम आगे चल के रूरल स्टडीज़ यानी कि विलेज स्टडीज़ के हवाले से हम रूरल एरिया को स्टडी करेंगे। सो पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अर्बन एंथ्रोपोलॉजी। सो अर्बन इंडिया में क्या हो रहा है, अर्बन जो क्षेत्र हैं, अर्बन जो इलाके हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैरिन ने ये स्टडी की थी, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 400 इंडस्ट्रियल हाउसहोल्ड्स में स्टडी की थी कानपुर में। इन मैरिन का कहना था कि ऑल दो किताबों में, ऑल दो इन थ्योरी जो एजुकेशन है वो एक प्राइमरी बेसिस बनता है किसी के जॉब में इंडक्ट होने का, मोबिलाइज होने का। मोबिलाइज का कहने का मतलब कि प्रमोशन होने का। जो एजुकेशन है वो प्राइमरी बेसिस बनाया जाता है, वो प्राइमरी क्राइटेरिया बनाया जाता है। लेकिन मैरिन ने क्या पाया कि जो कि सबसे ऊंची पोस्ट हैं, जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ में सबसे ऊंची पोस्ट्स हैं, हाईली प्रमोटेड पोस्ट्स हैं, उनमें हाई कास्ट फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं ड्यू टू सम एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ जो कि बहुत हाई पोस्ट्स में पहुंच पाते हैं इन इंडस्ट्रीज़। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, एक तरफ हम लोग कह रहे हैं दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एजुकेशन, और एजुकेशन सबके लिए ओपन है।
ठीक है, एजुकेशन में अगर आपने दाखला लेना हो स्कूल में या फिर कॉलेज में, वहाँ पे आपको निकाला नहीं जा सकता आपके कास्ट के बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो एजुकेशन इज ओपन टू ऑल, बट वाइल प्रमोटिंग people do have in mind some psychological criteria regarding caste। तो कास्ट के रिगार्डिंग कुछ साइकोलॉजिकल क्रिटेरिया ज़रूर रखे जाते हैं। तो ये मैरिन का मानना था दैट ड्यू टू सम इनइक्वालिटीज़, ड्यू टू सम सोशल इनइक्वालिटीज़, जो लोअर कास्ट स्टेटस के लोग होते हैं वो हाई पोजीशंस के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। सो ऑल्दो कास्ट रिजिडिटीज़ दे आर डिक्रीजिंग due to western education system, but on the other hand on the ground level occupation level के ऊपर आपको ये rigidities इतनी ये फॉरगो नहीं हो रही हैं। Then the next study it was done by Harold A. Gold in लखनऊ। तो इन्होंने लखनऊ के जो रिक्शा वालाज थे उनको स्टडी किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो रिक्शा वालाज हैं उनमें जो कास्ट रिजिडिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई हैं कि वो इंटरकास्ट मैरिजेस को करना शुरू कर दें या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस को परमिट कर दें। तो इंटरकास्ट मैरिजेस अभी भी टैबू है, लेकिन वो इकट्ठे खाना ज़रूर खा लेते हैं। तो जो प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कंसेप्ट था जिसके आधार के ऊपर कास्ट रिजिडिटीज़ बनाई गई हैं, वो प्योरिटी और पोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट इंटरकास्ट मैरिजेस दे आर नॉट परमिटेड। देन मोहंती ने एक और टर्म दिया है हमें अर्बन एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में ही, सबमिशन सर्फडम सिंड्रोम। मोहंती क्या कहते हैं कि कास्ट रिजिडिटीज़ क्लासिकली, कास्ट रिजिडिटीज़ इन हिस्ट्री हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमने उनको साइकोलॉजिकली प्रमाणित कर दिया है कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो हमारे साइकोलॉजिकली हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकली एक स्लेवरी डेवलप हो चुकी है, स्पेशली इन दी लोअर कास्ट। तो वो चाहे आपके पास फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया क्यों ना आ रहे हों, कहीं ना कहीं पे वो लोग भी इन कास्ट रिजिडिटीज़ को मानते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट दे आर इन्फीरियर देन दी अदर कास्ट पीपल और दी हायर कास्ट पीपल। फिर उसके बाद द इंक्रीज ऑफ कास्ट कॉन्शियसनेस। हाल ही में आपके पास पाटेल एजिटेशन हुआ है, गुज्जर्स का एजिटेशन हुआ है कि हमें कोटा दीजिए, पाटेल्स का एजिटेशन हुआ है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो दलित्स की एक दलित पैंथर पार्टी बनी थी ताकि दलित्स को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाए। तो इंडिया में जो पॉलिटिसाइजेशन है तो वो भी आपके पास कास्ट लाइंस के ऊपर हो रहा है। सो ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन जो आपके पास कास्ट कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, देन इंक्रीजिंग रोल ऑफ द कास्ट इन पॉलिटिक्स ड्यू टू वीकनिंग आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जो आपके पास डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, चाहे कोई भी आपके पास पावर में आता है डेवलपमेंट की बात करके आता है, उससे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देन देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने जिनको टिकट दी होती है वो क्रिमिनल्स होते हैं, प्रॉपर उनके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। सो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को दबाने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने के लिए दे यूज्ड कास्ट, वो कास्ट को यूज़ करते हैं टू गेन मोर एंड मोर वोट्स। तो जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी टिकट्स, वो अपने जो नॉमिनेशंस होते हैं वो कास्ट के ऊपर तय करती हैं। तो इससे जो आपके पास जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती है। देन देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग इंटर एंड इंट्रा कास्ट कन्फ्लिक्ट्स, और इन इंटर कास्ट कन्फ्लिक्ट्स को एस.सी. दुबे और बी.आर. चौहान ने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, राजस्थान में बी.आर. चौहान ने रिकॉर्ड किया है, एस.सी. दुबे ने आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड किया है कि जो जागीरदार कम्युनिटीज़ हैं, जो लैंड
लैंडेड कम्युनिटीज़ हैं उनके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ ऑल दीज कन्फ्लिक्ट्स जो आपके पास कास्ट कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके बाद जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो क्लास कॉन्शियसनेस में तब्दील होती चली जा रही है। ठीक है, सो ये भी स्टडी B.R. चौहान ने की थी इन दी चमार्स ऑफ आगरा। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में B.R. चौहान ने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं। तो देखिए होता क्या है, जो कास्ट है इट वाज एन ऑक्यूपेशनल यूनिट। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, क्लासिकली देखें, तो जो कास्ट है इट वाज एन ऑक्यूपेशनल यूनिट। अब जब वेस्टर्नाइजेशन आया है, वेस्टर्नाइजेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज, वो ऑक्यूपेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो आपके जो आप काम करते हो उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो थॉट प्रोसेस या फिर वो टेक्नोलॉजी का सुधार। तो जैसे ही ऑक्यूपेशन का स्टेटस बढ़ता है उसी के साथ आपके पास जो कास्ट का स्टेटस है वो भी बढ़ता है। तो इंडिया में जो कास्ट लाइंस हैं और क्लास लाइंस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। वाई? बिकॉज सम ऑफ द कास्ट्स हिस्टोरिकली दे वर परमिटेड ओनली टू डू वन काइंड ऑफ वर्क। इसी के ऊपर B.R. चौहान ने काम किया है चमार्स ऑफ आगरा में। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो ज़्यादा एजुकेटेड होते गए, जैसे उनके पास अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, जो चमड़े की इंडस्ट्री है उसका, तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु के टॉडी टैपर्स की भी बात है कि जैसे ही उनको लाइसेंस मिला टू हैव लीगल टॉडी, तो शराब का लाइसेंस जैसे ही उनको मिलता है तो उनका वो वेल्दियर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से भी इंडिया में दिखाई देता है कहीं ना कहीं आपके पास जो कास्ट कॉन्शियसनेस है इन सम कास्ट, स्पेशली इन दी डाउन ट्रॉडन्स, और जो आपके पास SCs हैं या फिर लोअर कास्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो बढ़ी है, वो ज़्यादा हुई है। फिर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, सो रूरल एरियाज़ में इंटर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस दे आर स्टिल देयर, वो अभी भी वहाँ पे हैं। ठीक है, और आपके पास जो टैबू है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, ये अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन रूरल एरियाज़। बिकॉज इन रूरल एरियाज़ आपके पास जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है फ्रॉम अर्बन एरियाज़ टू द रूरल एरियाज़, ये काफ़ी स्लो है। इट इज़ नॉट दैट स्पीडी, तो ये इतना तेज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि ये जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला टैबू है, ये जो व्यू था ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का व्यू है कि जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला टैबू है ये वहीं अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इन रूरल इंडिया। और इसी के ऊपर आपके पास NLU बेंगलोर ने स्टडी की है। NLU बेंगलोर नेशनल लॉ स्कूल ने स्टडी किया था, एंड दिस स्टडी वाज कंडक्टेड टू सी कि आपके पास जो प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, PCR एक्ट है, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना सक्षम साबित हो पाया है। तो अंडर PCR एक्ट जो आपके पास अनटचेबिलिटी है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो इस प्रोहिबिशन का आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या असर पड़ा है, आपने वो डिस्कस करना था, मतलब वो इन्होंने स्टडी करना था NLU बेंगलोर ने। तो इन्होंने एक दलित्स के ऊपर स्टडी की है, 648 दलित्स का इन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको क्वेश्चन किया। 151 ने कहा कि हमें टेम्पल्स में एंट्री बैन है। देन अराउंड 30% ने रिस्पॉन्ड किया दैट दे हैव टू मेंटेन द फूड टैबूज, कि फूड टैबूज उनको दिखाई देते हैं कि जो बड़ी जात वाले लोग हैं, बड़ी कास्ट वाले लोग हैं, ऊंची कास्ट वाले लोग हैं, वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें कभी ना कभी ये लगा है कि जो फूड टैबूज़ हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं। 7% ऑफ पीपल उन्होंने बताया है कि जो मेन स्ट्रीट्स हैं गांव की, वहाँ पे
उनका वॉक करना, डोमिनेंट कास्ट के साथ वॉक करना या फिर सामने वॉक करना, वो टैबू है, वर्जित है। 18% ने ये रिस्पॉन्ड किया है कि वो नॉन दलित हाउस से बाहर निकाले जा चुके हैं या फिर उनको अलाउ नहीं किया गया अंदर एंटर होने के लिए। 24% ने ये क्लेम किया है कि उनको अलग थाली में खाना परोसा गया है कभी ना कभी, ठीक है, जिसमें सामान्य जो है वो हाउस होल्ड खाना खाते हैं उनको अलग थाली में खाना परोसा गया है और अलग से थाली को धोया गया है, ठीक है। और जो दलित चिल्ड्रन ने भी ये बात की शिकायत की है कि उनको पिछली सीट्स में बैठाया जाता है, सामने वाली आगे वाली जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाता है फॉर हाई कास्ट्स। तो ये जो NLU बेंगलोर ने ये जो स्टडी करी है दलित्स के ऊपर, वो साफ साफ इस चीज़ के अराउंड पॉइंट करती है, इस चीज़ को पॉइंट करती है कि जो कास्ट रिजिडिटीज़ हैं और जो टैबूज़ हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो एक टैबू है, वो अभी भी इंडिया में, स्पेशली इन रूरल इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। देन अगेन NLU बेंगलोर अगेन आगे क्या कहता है कि ड्यू टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यू हैव टू होल्ड इलेक्शंस, और कभी कभी जो इलेक्शंस होते हैं द सीट्स आर रिजर्व्ड। नाउ ड्यू टू दिस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड ड्यू टू इलेक्शंस, ठीक है, वो पॉलिटिकली मोबिलाइज ज़रूर हुए हैं और उनको एक स्थान दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन मजूमदार इन 2010 मजूमदार ने कहा कि जो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है वो देखी जा सकती है। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो सोशल स्टेटस है वो चेंज हो रहा है। स्पेशली जो लोअर कास्ट हैं उनका जो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है उसका रेट ज़्यादा है रादर देन द हायर कास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मजूमदार की 2002 की स्टडी ये बताती है कि जो कास्ट मोबिलिटीज़ हैं ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रिजिड ही पड़ी हैं या फिर और रिजिड होती जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मोबिलिटी दिखाई दे सकती है, मोबिलिटी दिखाई दे रही है, एंड इवन इन द लोअर कास्ट्स द मोबिलिटी इज़ हायर देन इन द हायर कास्ट्स। लोअर कास्ट में आपको ज़्यादा मोबिलिटी दिखाई देती है। फिर उसके बाद MN श्रीनिवास की स्टडी, इन्होंने कहा, इन्होंने ऑब्वियसली जो दिया है, जो कंसेप्ट दिया है वो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है। तो डोमिनेंट कास्ट का ये कंसेप्ट देखे क्या कहते हैं कि अब कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जो कास्ट है वो सिर्फ एक रिलीजियस या फिर एक ट्रेडिशनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आजकल एक ट्रेडिशनल ग्रुप नहीं है, वो धीरे धीरे एक प्रेशर ग्रुप में तब्दील होता जा रहा है इन रूरल इंडिया। वो एक प्रेशर ग्रुप में भी तब्दील होता जा रहा है। अब दैट ट्रेडिशनल ग्रुप नाउ इट इज बिकमिंग अ प्रेशर ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनका पॉलिटिसाइजेशन, कास्ट लाइंस के ऊपर जो लोगों का पॉलिटिसाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इनका पॉलिटिसाइजेशन हुआ है ऑन दी कास्ट लाइंस। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जो द्विज कास्ट्स हैं, जो डोमिनेंट कास्ट्स बन सकती हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हैं, ठीक है, दे हैव टर्न्ड देमसेल्व्स इनटू प्रेशर ग्रुप्स। ओके, सो इस तरह से इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। सिर्फ ये कह देना कि कास्ट लाइंस बढ़ती जा रही हैं या फिर कास्ट लाइंस कम होती जा रही हैं, ये इस सवाल का सलूशन नहीं बन सकता। सो ट्राई टू डिवाइड क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। एक अर्बन इंडिया का पार्ट बनाइए, एक रूरल इंडिया का पार्ट बनाइए, क्योंकि दोनों में अलग अलग फिनोमिना सक्रिय हैं। आज भी रूरल इंडिया अर्बन इंडिया से बहुत अलग है, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है दोनों का काफ़ी अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो दोनों को आपको अलग अलग से जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा।
So if you have any doubt, any kind of query, do ask in the comment section. Thank you very much.